नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड जो विज्ञान की पुस्तक है उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के एमसीक्यूज को देखते हैं। अब एनसीईआरटी के का जो विषय वस्तु होता है उसी के बेस्ड आपको जितने भी राज्य बोर्ड होते हैं उनके भी पाठ्य पुस्तक उसी बेस्ड लिखे जाते हैं। और यह जो वीडियो होगा ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एससीईआरटी बेस्ड होगा, जिससे ये एमसीक्यू ये पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और हमने प्रयास किया है कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इसी तरह ये क्रम आगे चलता रहेगा और पूरे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड जो भी पाठ्य पुस्तक के एमसीक्यूज़ हैं मैं एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ और आज से मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ और आपको इससे लाभ होगा और सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न इससे ही आएंगे, ऐसा मेरा मानना है और इससे अलग नहीं आने चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ये विज्ञान की पुस्तक है से एमसीक्यूज़ हैं, आइए इसको देखते हैं। और पहला प्रश्न हमारे सामने आया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है? तो सर्वाहारी की श्रेणी में आपको क्या आता है? क्या शाकाहारी आता है, मांसाहारी आता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई? सर्वाहारी सब चीज़ ग्रहण करने वाला, जिसका सभी आहार हो, वो शाकाहार हो मांसाहार हो, तो कौन होगा? तो प्रश्न से ही उत्तर की झलक मिलती है, इसमें होगा आपको उत्तर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है? मकरंद क्या है? मकरंद क्या है? फूलों का रस, एक प्रकार की प्रजाति, लोहे का प्रकार, या एक प्रकार का फल? मकरंद ये जाना पहचाना है, जब हम लोगों ने पढ़ा होगा किताब में और अपने समय में तो ये दिमाग में आ रहा होगा क्या है। तो मकरंद जो है ये फूलों के रस को कहा जाता है। किसको? फूलों के रस को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित कर इसे भंडारित करती है क्योंकि, अच्छा मधुमक्खियाँ जो फूलों से मकरंद, अभी हमने पता किया कि मकरंद फूलों के रस को करते हैं, तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? उसके रस को एकत्र करती हैं और भंडारित क्यों भंडारित करती हैं? उसको मकरंद को इकट्ठा करके भंडारित क्यों करती हैं? उसको स्टोर क्यों करती हैं? क्या 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, क्योंकि मकरंद वर्ष में केवल एक कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। और सी, मधुमक्खियों आलस की प्रवृत्ति होती है। हम क्या होता है मधुमक्खियों में, यहाँ में हम टाइप में छूट गया, मधुमक्खियों में आलस की प्रवृत्ति होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, तो इसका उत्तर होगा आपको बी, क्योंकि मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। वो वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है, उसके बाद दोबारा वो नहीं आता। इसलिए मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? उसको स्टोर कर लेती हैं, एकत्र कर लेती हैं, भंडारित कर लेती हैं। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? चौथा नंबर प्रश्न, आहारी रेशे हैं, विटामिन है, खनिज लवण है, रुद्रांश है। तो आहारी रेशे हैं क्या? तो इसका उत्तर है ये रुद्रांश है। अब आहारी रेशे में आता क्या क्या है? आहारी रेशे में आता क्या क्या है? अब देखिए, जो आगे के प्रश्न में इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। आहारी रेशे में जो है ना, सलाद में चीज़ें जो खाते हैं उसे आहारी रेशे प्राप्त होते हैं और इसका उत्तर क्या होगा? आपको रुद्रांश होगा। आइए अगले आगे प्रश्न में इसको और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अब देखिए, आहारी रेशे काम करता है क्या? एक पोषक तत्व के रूप में, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये छठी क्लास का प्रश्न है, देख लीजिए। ये आहारी रेशे काम करता है क्या? एक पोषक तत्व के रूप में, दूसरा बिना पचे भोजन की शरीर से बाहर निकालने में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? आहारी रेशे जो है बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। सलाद में जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, वो आहारी रेशे ही हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमने पता कर लिया कि आहारी रेशे क्या होता है। अगला छठा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? कौन क्या है? भोजन
के पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन में, पोषक तत्व में सम्मिलित है। कौन? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे ए और बी दोनों। अब देखिए कौन इसमें पोषक तत्व कौन है। अगर थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाएं तो पता चल जाएगा कि इसमें पोषक तत्व कौन है। इसमें पोषक तत्व खनिज लवण है, विटामिन है, लेकिन आहारी रेशे नहीं है। इसका वर्ग कुछ और होता है जिसे हमने अभी कुछ देर पहले, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी है। क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने में के लिए उत्तरदायी है, शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण में उत्तरदायी है, रोगों में की सहायता में उत्तरदायी है। क्या करता है ये? आपको किस काम आता है? और इनमें से कोई नहीं। इन चारों में अगर देखें तो क्या होगा? क्या करता है ये? देखिए, जो खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स है, वसा है, ये सब चीज़ों का अपना अपना काम है। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा वसा भी प्रदान करता है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करता है। क्लियर है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। वसा। वसा हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी है, मैंने अभी बताया है कुछ देर पहले। तो क्या करता है वसा? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि करता है या रोगों से रक्षा करता है। करता क्या है यह? तो अभी जैसे हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। वसा यानी फैट। फैट जो है ना, आपको तेल, घी, सब चीज़ों से मिलता है। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ये। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फैट ले लेने से आदमी मोटा हो जाता है। लेकिन हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ना लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, वसा से एनर्जी मिलती है। आगे देखेंगे कि ज़्यादा किससे मिलती है। आइए देखते हैं। पहले प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन। अब प्रोटीन से संबंधित प्रश्न कह रहा है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी है। अब प्रोटीन अभी हमने जाना किस चीज़ के? कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना और वसा के बारे में जाना। अब आती है बात प्रोटीन की। भाई प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि व अनुरक्षण में उत्तरदायी होता है, रोगों से रक्षा करने में हमारे लिए ये सहायता करता है। क्या करता है ये? तो प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है? तो ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण में सहायक है। ये शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण क्या है? प्रोटीन। ध्यान रखेंगे हम इसे। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण में सहायता करता है। हमारे शरीर, प्रोटीन से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। प्रोटीन से ही वसा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान होती है, प्रोटीन से शरीर में वृद्धि होती है। उसके बाद बाकी है आपका और भी चीज़। आइए आगे देखते हैं। खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी है। अभी खनिज लवण से क्या होता है? खनिज लवण से क्या होता है? खनिज लवण हमारे शरीर के लिए किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण में, रोगों से रक्षा करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है खनिज? हमारे शरीर में क्या करता है? खनिज भी जो है वो शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण में उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण में भी प्रोटीन उत्तरदायी होता है, यानी खनिज लवण उत्तरदायी होता है। तो क्या कौन से हुए? खनिज लवण और प्रोटीन। ये दो चीज़ दोनों क्या करते हैं? ये हमारे शरीर के आपके वृद्धि और अनुरक्षण में सहायता करते हैं। इन्हीं से शरीर की वृद्धि होती है। तो खनिज से भी और आपको प्रोटीन से भी, दोनों से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। वसा से और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन और खनिज लवण से शरीर की वृद्धि होती है। और अगला विटामिन। विटामिन। विटामिन से क्या होता है? जब हमने तीनों पहले जान लिया तो इसमें हमारा प्रश्न बड़ा साफ से दिख रहा होगा। उसका उत्तर क्या होगा? अभी हम लोगों ने जाना इसकी
उत्तर को अगर हम चेक करें, क्रॉस चेक करें, तो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है तो कौन ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा। शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण में कौन करता है? प्रोटीन और खनिज लवण। तो बचा कौन? यह बचा, यह बचा। तो उत्तर इसका 11वां का उत्तर क्या हो जाएगा? 11वां का उत्तर हो जाएगा आपको रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। विटामिन जो हम लोग लेते हैं ना, वो क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। शरीर के इम्यून सिस्टम जब मजबूत होते हैं, जो रोग निरोधक क्षमता है वो मजबूत कौन करता है? ये विटामिन करता है। तो क्लियर हमारा हो गया। कार्बोहाइड्रेट, वसा को जान लिए, खनिज लवण प्रोटीन को जान लिए और विटामिन को जान लिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन करता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और कौन? वसा, ये ऊर्जा प्रदान करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। ये वाला कौन काम करता है? ये करता है खनिज लवण वाला, खनिज लवण मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और प्रोटीन। क्लियर है? और ये वाला कौन काम करता है? विटामिन। क्लियर है? अब हमारे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि भाई विटामिन क्या करता है, खनिज लवण और प्रोटीन क्या करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है। क्लियर? याद करने की जरूरत नहीं है, हमने याद कर लिया यहीं पे। आइए देखते हैं आगे। निम्न में से प्रोटीन का प्रकार है भाई। अब निम्न में से प्रोटीन का प्रकार कौन है? अब देखिए, अमीनो अम्ल, मंड, ए या बी दोनों, या इनमें से कौन नहीं? अब प्रोटीन कौन है इसमें से? थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया होगा किताबों पे अपने, तो इसमें अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल जो है, ये एक प्रोटीन का प्रकार है। और ये कुछ और है, आगे देखते हैं क्या है। मंड, शर्करा, ये कुछ और होते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन है। मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की सीरीज है ये, एक भी ऐसा नहीं है जो साधारण प्रश्न है, सारे मोस्ट वीवीआई हैं। इसको हमें बिल्कुल याद कर जाना है। चलिए, मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपको याद करा दे। अब निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, कौन सा भाई? अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा, ये भी दोनों। अभी हाँ, अगर इंडिकेट आपको निगेटिव वे जो क्वेश्चन का होता है उत्तर देने का, अगर उससे जाएं तो अमीनो अम्ल तो हमने अभी पता कर लिया, अभी पिछले में ही देखा कि अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल प्रोटीन है। क्लियर है? मंड या तो मंड होगा या शर्करा होगा या दोनों होगा, ये दोनों होगा। तो अमीनो अम्ल को अगर हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट इसमें से क्या हो जाएगा? मंड और शर्करा, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है हमें। दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए 14वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 14वां नंबर क्या है? वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है या कार्बोहाइड्रेट से? मैंने कुछ देर पहले ये बात बताया है कि ऊर्जा दोनों से मिलती है। ऊर्जा वसा से भी मिलती है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, लेकिन दोनों में किससे ज़्यादा मिलती है? अगर कहीं ऑप्शन में रहे कि ऊर्जा मिलती है, अगर वहाँ वसा भी रहे, कार्बोहाइड्रेट हो, तो क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को मारेंगे कि उससे मारेंगे? और इनमें से कोई नहीं हो, चाहे ये भी दोनों का ऑप्शन नहीं हो, प्रोटीन विटामिन दे दे, तो क्या करेंगे? तो हमें जानना जरूरी है ना कि किससे ज़्यादा मिलती है। तो हम एकदम क्लियर हो जाएं कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा जो है वसा से मिलती है। तो यानी वसा से जो है ना, हमें शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो ज़्यादा आप तेल घी और खाने लगिएगा। सबकी एक लिमिट है। फैट से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो ज़्यादा फैट खाइएगा तो फैट ही हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा मिलती है, इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज़्यादा खाएं। आइए देखते हैं आगे प्रश्न का, देखते हैं। वसा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वसा मोटापे का कारण बनती है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ए और बी या डी? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। वसा से आदमी मोटाता ही है, वसा से ऊर्जा मिलता ही है, सीधा बात है। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है हमारा? हमारे सामने है, पोषक तत्व के रूप में जल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पोषक तत्व के रूप में प्रश्न पढ़ने की जरूरत है, कौन सा कथन सही
नहीं है, इस पे ध्यान देना है, सही है पे नहीं ध्यान देना है। ये अक्सर परीक्षाओं में ये छूट जाता है, यह नहीं है वाला। आइए देखते हैं। कुछ सीमा तक शरीर को जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है। माने एक हद तक शरीर को जल की आपूर्ति किससे होती है? खाद्य पदार्थों में होता है। कुछ सीमा तक शरीर को जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है। माने खाने वाली चीज़ में से कुछ शरीर को जल मिल जाता है। मुझे लगता है ये सही है, अगर देखा जाए तो ये सही है, बिल्कुल होता है हम लोगों को। अच्छा, उसके बाद दूसरा, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करता है। बिल्कुल करता है, जल भोजन में अवस्थित कुछ जो पोषक है वो क्या करता है? अवशोषित करता है, बिल्कुल करता है। उसके बाद यह भी कथन सही है, जल मूत्र और पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। बिल्कुल निकालता ही है ना, ये भी नहीं है। तो इसमें यानी तीनों कथन सही हैं। तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर हो जाएगा हमारा डी। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 17वां नंबर प्रश्न क्या है? 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? क्लियर है? हमको पता है कि विटामिन क्या करता है? एक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बनाती है, रोगों से रक्षा करती है विटामिन, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो कौन सा विटामिन कम हो जाएगा? जो बेरी बेरी हो जाएगा। हम लोगों ने सब लोग रटा होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या है बेरी बेरी से कौन हो? तो उत्तर क्या होगा? विटामिन ए होगा, विटामिन B1 होगा, विटामिन C होगा, विटामिन D होगा। तो याद होगा हमें बेरी बेरी विटामिन बी से बेरी भी बी से, तो बी से बेरी बेरी, बी से विटामिन बी। क्लियर है? तो इस बी से याद रखिए, इसको कनेक्ट कर लीजिए। बी है तो उससे कनेक्ट होगा बेरी बेरी। क्लियर है? इससे आपको याद रखने में सुविधा होगी। तो बेरी बेरी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। क्लियर है ना? B1 ध्यान रखना है, B1 है, B1 की कमी से होता है। अगर कहीं B1 ऐसा हो तो B1 आपको ज़्यादा सूटेबल बनेगा। चलिए अगला 18वां नंबर प्रश्न। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? आपको ए, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D किस कमी से होता है? अभी हमने जाना B1 से कौन सी होती है? बेरी बेरी होती है। तो रिकेट्स जो है वो क्या होता है? आपको विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। क्लियर है? विटामिन D की कमी से आपको विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। ये शरीर में जो है ना, इसीलिए धूप में रहता है, हड्डियों को मजबूत करता है। नहीं तो क्या होता है, हड्डी लचीला हो जाता है। रिकेट्स जिसको होता है ना, जो जिसको भी अगर रिकेट्स वाली जो समस्या है तो उसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो लचीला हो जाती हैं। आइए देखते हैं। दृष्टिहीनता, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? हमें याद होगा, गाजर खाते थे हम लोग इसमें और कहा जाता था इसको गाजर खाना चाहिए। तो आइए उसमें उत्तर क्या होगा? रतौंधी के लिए, दृष्टिहीनता के लिए, जो जिसमें कम दिखता हो, तो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो क्लियर है, जो आपको दृष्टिहीनता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ये प्रमुख बीमारियां हैं, इसी से प्रश्न आते हैं, इसे बाहर नहीं आता है। स्कर्वी किस से होता है? विटामिन ए से होता है, विटामिन बी से होता है, विटामिन सी से होता है, विटामिन डी से होता है। अगर ध्यान दीजिए स्कर्वी पे, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। क्लियर है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। अब आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, याद हो जाएगा। विटामिन ए दृष्टिहीनता, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेटस। क्लियर है? इससे हो जाएगा आपको बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन ए से क्या हो जाएगा? विटामिन ए से क्या हो जाएगा? दृष्टिहीनता हो जाएगा, दृष्टिहीनता। विटामिन बी बेरी बेरी,
विटामिन सी, ये स्कर्वी लिखने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी रिकेटस। क्या हो जाए, क्लियर हो गया। चलिए अब विटामिन बी लोग पूछता है, ये विटामिन बी से होता क्या है। इसमें जो मांसपेशियाँ जो होते हैं लूज हो जाती हैं और उससे वो झूल जाता है, तो इससे समस्या होती है और बाद में जाके ये नीरो का कारण बनता है। विटामिन बी तो वही होता है, विटामिन बी में ही B12 खाया जाता है। जिसको नीरो की समस्या होती है ना, वो विटामिन B12 खाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। घाव भरने के सहायक कौन सा विटामिन होता है। घाव जो होता है तो उसके भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए और बी दोनों यानी सी वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। घाव हो जाता है तो कौन सा चीज़ होता है जिससे वो घाव भरता है, देखिएगा, ध्यान कीजिएगा। चलिए इसका उत्तर है 21 का बी, विटामिन सी। विटामिन सी की सहायता से जो घाव भरता है। विटामिन सी अगर शरीर में अच्छा रहेगा तो घाव जल्दी भर जाता है। क्लियर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में निम्न में से कौन सा प्रमुख सहायक है। इसमें से कौन सा विटामिन जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा जो इसमें जो विटामिन है वो सहायक होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट पचे। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा 22 का। तो विटामिन B1 जो है आपको कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन B1। क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है। कौन सा असत्य है। पहला, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी अस्थि और दांतों हेतु कैल्शियम का प्रदान करता है। तो इसमें अगर देखेंगे हम 23 नंबर प्रश्न में तो क्या करता है, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। विटामिन डी अस्थियों और दांतों को, तो इसमें उत्तर गलत है। विटामिन बी जो है घाव भरने में सहायक क्या होता है, विटामिन बी घाव भरने में सहायक। अभी हम लोग कुछ देर पहले जाना था, विटामिन बी घाव भरने में सहायक है, नहीं है। कौन है विटामिन घाव भरने में सहायक, कौन होता है, घाव भरने में सहायक आपको विटामिन सी होता है, ना कि विटामिन ई होता है। तो गलत यही हो जाएगा, यानी यह कथन गलत है। तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं 24वां नंबर पर। अस्थि क्षय दंत क्षय रोग किस खनिज की कमी से होता है। क्या है उत्तर हमारा, पहले प्रश्न को देखते हैं फिर उस उत्तर पे जाएंगे। अस्थि क्षय दंत क्षय रोग किस खनिज की कमी से होता है। कैल्शियम, आयोडीन, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, या लोहा की कमी से होता है। तो किस कमी से होता है, तो ये कैल्शियम की कमी से। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से आपको, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी, दंत क्षय दांतों के गिरने, दांतों में जो क्षरण होता है, हड्डियों में जो क्षरण होता है, शरीर में नहीं होता है। ऐसी बात है अगर हड्डी में दिक्कत हो गल बा, यानी इसको हड्डी में दिक्कत हो गया है तो क्या कि कैल्शियम खिलाओ, इसको कैल्शियम की गोली खिलाओ। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न। 25वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, घेंघा रोग किस खनिज की कमी से होता है। कैल्शियम, आयोडीन, लोहा और इनमें से कोई नहीं। तो घेंघा हम लोग बचपन से जानते आए हैं। घेंघा क्या है, नून खाने से, नमक में समस्या। तो नमक है क्या, आयोडीन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने दिख रहा है, आयोडीन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे 24वां नंबर प्रश्न। एनीमिया रक्त की कमी रोग किस रोग खनिज की कमी होता है। देखिएगा जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको डॉक्टर क्या कहता है, उनको बोलता है किस चीज़ की गोली दिया जाता है, काहे के लिए, रक्त की कमी नहीं हो, यानी रक्त अल्पता नहीं हो। और रक्त की कमी को, इसमें 2 प्रश्न बन जाते हैं। कौन कौन सा प्रश्न बनता है, रक्त की कमी को क्या कहता है, एनीमिया कहा जाता है। तो यहाँ से ये भी कहा जा सकता है, अगर प्रश्न ये भी आ जाए कि रक्त की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। और यहाँ प्रश्न कुछ और है कि रक्त की कमी रोग किस खनिज की कमी से होता है। तो कौन सी खनिज की कमी से होता है भाई साहब, तो लोहा की कमी से। इसीलिए आयरन की गोली डॉक्टर प्रेफर करते हैं किनको, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं ना। आइए देखते हैं 27वां नंबर प्रश्न, और इस वीडियो का ये
आपको अंतिम प्रश्न है। और इस तरह हमने छठे क्लास के 2 चैप्टर को हमने क्लियर कर लिया एनसीईआरटी के और एससीईआरटी का। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है यहाँ, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। माने शरीर में वृद्धि जो है वो धीरे धीरे होता है, तेजी से नहीं होता है, यानी वो अपने सामान्य गति से नहीं करता है। कौन सा चीज़ होता है जिससे शरीर में वृद्धि नहीं होता है। ध्यान याद कीजिए, हमने कुछ देर पहले कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट और वसा, उसके बाद हमने पढ़ी थी प्रोटीन और खनिज और एक पढ़ी थी हमने विटामिन। याद कीजिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट वसा इससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती थी। प्रोटीन खनिज से शरीर की वृद्धि आपको होती है। अब विटामिन से क्या होता है, रोगों से रक्षा की जाती है। तो वृद्धि किससे होती है, प्रोटीन से। इसमें उत्तर क्या है, कौन सा दिख रहा है, 27 का भी क्लियर हो गया, याद भी हो गया। चलिए, इस तरह हमने सारे प्रश्नों के उत्तर आज हमने 27 प्रश्न आज देखे। अब आगे जल्दी ही नया वीडियो लेके आऊँगा आपको, और उसमें आगे के पार्ट के जो महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आने वाले हैं, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा साइंस के। इसी तरह साइंस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साइंस के बाद में सारे सोशल साइंस के, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ों के, व्याकरण के भी लेके आऊँगा, और सारे सोशल साइंस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के मैं अलग अलग लेके आऊँगा, और सारी चीज़ों को आपको एनसीईआरटी से सारी चीज़ें क्लियर करा दूँगा। और ये चीज़ आप तक कैसे पहुँचेगा, ऐसे पहुँचेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो मुझे थोड़ी बूस्टअप मिलेगी और मैं और ऊर्जा से इसको वीडियो को बना सकूँगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद।